बात करते हैं मिनिमम थिकनेस ऑफ आरसीसी लोड बियरिंग वाल के बारे में। तो मिनिमम थिकनेस ऑफ लोड बियरिंग वाल कितनी होती है? आरसीसी 100 mm। इसके कंसेप्ट को समझते हैं। कंसेप्ट क्या कहता है? जो मिनिमम थिकनेस ऑफ आरसीसी लोड वाल बियरिंग, जो मिनिमम थिकनेस रूल जो होता है वो लोड बियरिंग आरसीसी वाल के लिए जो मिनिमम थिकनेस होती है वो होती है 100 mm। सो एडिशन कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। इफ़ स्टोरी हाइट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आरसीसी वाल, देन क्या होगा? परसेंटेज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा? 10%। सो फाइनल अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करना होगा? द आईएस कोड गिव्स डायरेक्ट मिनिमम वैल्यू। सो लोड बियरिंग वाल नीड सफिशिएंट थिकनेस ऑफ फॉर स्ट्रेंथ एंड मिनिमम सेफ थिकनेस इज 100 mm हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं शेयर स्ट्रेंथ ऑफ आरसीसी बीम के बारे में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि शेयर स्ट्रेंथ ऑफ आरसीसी बीम डिपेंड ऑन विच फैक्टर? शेयर स्ट्रेंथ डिपेंड करती है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर। द डिजाइन शेयर स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड परसेंटेज ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट पर शेयर स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ जो डिपेंड करती है वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करती है। सो इसका क्या होगा? इंपॉर्टेंट नोट्स, नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ शुड नॉट एक्सीड द टाउ मैक्स। सो मैक्सिमम टाउ मैक्स वैल्यूज़ फॉर डिफरेंट ग्रेड, जैसे M20 के लिए 2.8 होती हैं, M25 के लिए 3.1 होती हैं, और M30 के लिए 3.5 होती हैं, और M35 के लिए 3.7 होती है, और M40 के लिए 4 होती है। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करता है? ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। तो फाइनल अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाएगी? डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन द प्लस स्टील परसेंटेज, डिपेंड ऑन कंक्रीट प्लस स्टील पर डिपेंड करती है। मैक्सिमम शेयर कैपेसिटी डिपेंड्स ओनली ऑन कंक्रीट ग्रेड। सो करेक्ट फैक्टर क्या हो जाएगा? ग्रेड ऑफ कंक्रीट। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपेंशन जॉइंट इन आरसीसी के बारे में। एक्सपेंशन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड इफ लेंथ ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर एक्सीड 45 मीटर। सो एक्सपेंशन जॉइंट के बारे में बात करते हैं, जिसका क्या पर्पज होता है? ये प्रोवाइड करते हैं वेयर मार्क चेंज्ड इन ए प्लेन सेडिमेंटेशन अकर अबैपरेटली, प्रोवाइडेड वेयर मार्क्ड चेंजेस इन ए प्लेन dimension occur abruptly. So when length of the structure is exceed 45 mm. So functions of expansion joints के बारे में बात करते हैं। ये अलाउ करती है necessary movement in the structure, provide minimum resistance at joint. So structural arrangement की बात करते हैं तो adjacent structure near the joint जो होता है क्या होता है? प्रेफरेबली सपोर्ट ऑन द सेपरेट कॉलम और वॉल्स में, नॉट नेसेसरी ऑन द सेपरेट फाउंडेशन। तो ये हो जाएगी 45 मीटर। सो एक्सपेंशन जॉइंट्स हैंडल डायमेंशन स्टोरेज एंड रिक्वायर्ड फॉर द लॉन्ग स्ट्रक्चर। जो क्रिटिकल लिमिट क्या होती है वो 45 मीटर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिमम कवर इन फुटिंग के बारे में। तो मिनिमम कवर टू बी प्रोवाइडेड इन फुटिंग क्या होती है? 50 mm। सो कंसेप्ट क्या होती है? फुटिंग ऑफ रिक्वायरमेंट एज थिकनेस होती है ग्रेटर देन होती है 150 mm और ग्रेटर देन होती है 300 mm। फुटिंग ऑन सोइल और फुटिंग ऑन पाइल पर डिपेंड करता है। सो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या हो जाएगी यहाँ पर? 500 mm। तो रेनफोर्समेंट इन फुटिंग के बारे में बात करते हैं तो फुटिंग टेस्टेड एज क्या होती है? इन्वर्टेड स्लैब होती है। और मिनिमम स्टील परसेंटेज कितनी होती है? 12% और 15%। 12% किसके लिए? HYST बार के लिए। प्लेन माइल्ड के लिए 15% हो जाएगी। मिनिमम कवर प्रोवाइडेड इन ए फुटिंग्स तो 50 mm अपन ने पढ़ाई था। मिनिमम क्लियर कवर कितनी होती है? 50 mm होती है। तो शेयर स्ट्रेस एंड फुटिंग की बात करते हैं तो लिमिट स्टेट मेथड के लिए कितना होता है? शेयर स्ट्रेस एंड फुटिंग लिमिट स्टेट मेथड के लिए टाउसी 0.25 FC के होते हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए स्ट्रेस एंड फुटिंग होती है 0.16 FC के। तो फाइनल अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाएगी? फुटिंग रिक्वायर्ड हायर कवर ड्यू टू सोइल कॉन्टैक्ट एंड IS कोड स्पेसिफिकेशन ऑफ 50 mm। यहाँ पर कुछ लिख रखा है इंश्योर ड्यूरेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द रेनफोर्समेंट। नेक्स्ट आता है क्या? सिंगली रेनफोर्समेंट बीम और बेसिक एजम्पशंस के बारे में। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर सिंगली रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट बीम? प्लेन सेक्शन ट्रांसफर टू द सेंटर लाइन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। सो और कंसेप्ट क्या है? प्लेन सेक्शन एजम्पशंस की बात करें बिफोर बेंडिंग सेक्शंस आर प्लेन, आफ्टर बेंडिंग सेक्शंस रिमेन्स प्लेन। सो इम्प्लीकेशंस क्या हो गया? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस अक्रॉस द एक्शन। अब बात करते हैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन बीम के बारे में। जो अपर सैगिंग होती है टॉप फाइबर की वो कंप्रेशन में आती है, बॉटम फाइबर के लिए टेंशन के अंदर आती है। अब बात करते हैं स्टील बिहेवियर के बारे में। स्टील कैरीज टेंसाइल स्ट्रेस अंटिल यील्डिंग फेलियर। अब क्लैरिफिकेशन की बात करते हैं। स्टील पोजेज इनिशियल स्ट्रेस, सो एक्चुअली डिपेंड्स ऑन टेंसाइल स्ट्रेस अंडर द लोड, ये गलत बात है। नेक्स्ट आता है कंप्रेशन ओनली बाय द कंक्रीट, तो एक्सटर्नल लोड एंड मूवमेंट आल्सो कंट्रीब्यूट होता है। अब बात करते हैं बेसिक मॉडुलस ऑफ डिफरेंट के लिए, तो विद इन लिमिट्स अज्यूम्ड सेम फॉर एनालिसिस होता है। तो फाइनल अंडरस्टैंडिंग में क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशंस होता है प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन लीड टू द लीनियर स्ट्रेन वेरिएशन एंड बेसिक ऑफ द RCC बेंडिंग थ्योरी।
नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम एंड एंड कंडीशंस के बारे में। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम की बात क्या होती है, हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड्स बट नॉट रेस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन। रेस्टेंड नहीं है रोटेशन के, तो क्या हो जाएगा ये दोनों ही एंड हिंज है इसके अंदर, ठीक है ऐसे। इफेक्टिव लेंथ पूछ रहा है तो 1L हो जाएगी। कंसेप्ट बात करते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम के बारे में। तो डिग्री ऑफ एंड रेस्ट्रेंट डिपेंड्स किस पे करता है, डिग्री ऑफ एंड रेस्ट्रेंट पे, और डिफाइन करता है लेंथ यूज्ड फॉर द बकलिंग एनालिसिस। अब बात करते हैं गिवन एंड कंडीशंस क्या है, बोथ एंड हेल्ड इन पोजीशन है बट रोटेशन नॉट रेस्ट्रेंट है, तो इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब बात करते हैं कोड टेबल के लिए। सो इसमें क्या दिखा रहा है कि बोथ एंड फिक्स्ड है एंड रेस्ट्रेंट रोटेशन है, ठीक है। तो थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5 और रिकमेंडेड वैल्यू 0.65 हो जाएगी। अब बात करता है कि 1 फिक्स्ड है और अनोदर हिंज्ड है, एक फिक्स्ड है और दूसरा हिंज्ड है, तो क्या वैल्यू हो जाएगी इसके लिए, थ्योरेटिकल जो हो जाएगा आपके पास में वो हो जाएगा 0.70L और रिकमेंडेड जो हो जाएगा 0.80L हो जाएगा। अब बात करते हैं बोथ एंड हिंज्ड, अगर दोनों ही एंड हिंज्ड है तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों वैल्यू हो जाएगी 1 ठीक है। 1 एंड फिक्स्ड और अनदर फ्री है, एक फिक्स्ड है और दूसरा फ्री है, तो क्या हो जाएगा 2L हो जाएगा। सो यहाँ पर जो केस बन रहा है हिंज्ड कॉलम का बन रहा है, तो इफेक्टिव लेंथ एक्चुअल लेंथ के बराबर हो जाती है। सो नो रोटेशन रेस्टेंट अगेंस्ट इंक्रीजिंग बकलिंग लेंथ, सो लेंथ एल बराबर एल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपोज्ड क्लास ऑफ कॉन्क्रीट, एक्सपोजर क्लास ऑफ कॉन्क्रीट के बारे में बात करते हैं। वैन एक्सपोजर क्लास डिस्क्राइब कॉन्क्रीट सरफेस प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वेदर एग्रेसिव कंडीशंस, तो वो क्या हो जाएगा, माइल्ड हो जाएगा। विच एक्सपोजर क्लास डिस्क्राइब कॉन्क्रीट सरफेस प्रोटेक्ट फ्रॉम वेदर एग्रेसिव कंडीशंस के लिए। सो अब बात करते हैं एक्सपोजर क्लासेस के बारे में। विच इज़ बेस्ड ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशंस अफेक्टिंग कॉन्क्रीट, डिटरमाइन द मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एंड नॉमिनल कवर, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपोजर क्लासेस कंडीशंस के लिए। एक्सपोजर क्लासेस कंडीशंस में क्या आता है, ये जो माइल्ड आता है ना, वो कॉन्क्रीट सरफेस प्रोटेक्ट अगेंस्ट एग्रेसिव कंडीशंस होता है। माइल्ड क्या आता है, कॉन्क्रीट सरफेस प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एग्रेसिव कंडीशंस। उसके बाद जो मॉडरेट आता है वो शेल्टर फ्रॉम द सीवर रेन एंड कंटिन्यूसली अंडर वाटर के लिए, ये किस कंडीशन में आता है, मॉडरेट के अंदर। कॉन्क्रीट सरफेस प्रोटेक्ट अगेंस्ट एग्रेसिव कंडीशंस, अगर एग्रेसिव कंडीशन से इस चीज़ को बचाना तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा कि जिसकी क्लास उसको डिस्क्राइब करना है कॉन्क्रीट सरफेस प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वेदर और एग्रेसिव कंडीशंस से। तो इसके लिए जिस कैटेगरी के अंदर ये आएगा वो आएगा माइल्ड कंडीशंस, ओके। लेट्स दूसरा आता है, ये कह रहा है कि सबमर्ज्ड इनसाइड द वाटर, सीवर रेन एंड कंटिन्यूसली अंडर वाटर, दैट इज मॉडरेट कंडीशन। अब आता है सीवर, ये क्या कहता है, ये कहता है एक्सपोज टू सीवर रेन, ठीक है, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, कंप्लीटली इमर्जेंट सी वाटर एंड कोस्टल एनवायरमेंटल एक्सपोजर है। तो ये सीवर क्या आ जाएगा, बैरी सीवर की बात करें तो एक्सपोज टू द सी वाटर स्प्रे, सी वाटर स्प्रे के लिए क्या हो जाता है, तो बैरी सीवर कंडीशन के लिए आ जाता है। अब बात करते हैं मेंबर इन अ टाइडल जोन, जो एक्सट्रीम कंडीशन के लिए आ जाता है। 20, 30, 45, 50 और 75, ये क्या है, नॉमिनल कवर, किसके लिए, माइल्ड, मॉडरेट, सीवर, बैरी सीवर और एक्सट्रीम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, माइल्ड के लिए 20, मॉडरेट के लिए 25, सीवर के लिए 30, बैरी सीवर के लिए 35 और एक्सट्रीम के लिए 40। माइल्ड के लिए कितनी दे रखी थी 20, मॉडरेट के लिए 25, सीवर के लिए 30, बैरी सीवर के लिए 35। अब बात करते हैं फाइनल अंडरस्टैंडिंग के बारे में। जो माइल्ड एक्सपोजर होता है वो प्रोटेक्टेड कंडीशंस होती हैं लिस्ट एग्रेसिव मूवमेंट्स में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइल्ड आ जाएगा। अब बात करते हैं मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट, मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट की निकालना। फाइंड द मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट AST मिनिमम। विड्थ दे रखी 250, इफेक्टिव डेप्थ 450, स्ट्रेच 415 दे रखी है, स्टील की ग्रेड, और FY दे रखा है इतना। तो आपको क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ स्टील, AST by BD is equals to 0.85 डिवाइड बाई FY, ठीक है। ये फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, AST इंटू B इंटू D 0.85 डिवाइड बाई FY, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा इसमें, अपन को क्या निकालना है, AST निकालना है। BD की वैल्यू 230 इंटू
450 इजिकल्स टू कितना हो जाएगा 0.85 डिवाइड बाई 415। ठीक है, तो AST बराबर क्या हो जाएगा 0.85 डिवाइड बाई 415 इंटू 230 इंटू 450। इसको सोल्व करने के बाद में आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी 211.98 mm²। तो AST बराबर आपके पास में कितना हो जाएगा 212 mm²। यहाँ पर कुछ फाइनल अंडरस्टैंडिंग में दे रखा है मिनिमम स्टील जो डिपेंड करती है विड्थ, डेप्थ और ग्रेड ऑफ स्टील पे। सो IS कोड इंश्योर मिनिमम स्टील टू प्रिवेंट सडन फेलियर। तो फाइनल आंसर इतना आ जाएगा। अब बात करते हैं कॉन्क्रीटिंग मेथड्स एंड टेम्परेचर कंडीशंस के बारे में। विच मेथड्स ऑफ कॉन्क्रीट इज़ नॉट यूज्ड व्हेन टेम्परेचर इज़ लो और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। तो कौन सा टेम्परेचर यूज़ नहीं होगा, हॉट वेदर कॉन्क्रीट जो यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। विच मेथड्स ऑफ कॉन्क्रीट इज़ नॉट यूज्ड व्हेन द टेम्परेचर इज़ लो और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, तो आता है हॉट वेदर कॉन्क्रीटिंग पॉइंट। अब बात करते हैं हॉट वेदर कॉन्क्रीटिंग के बारे में। हॉट वेदर क्या होता है, कंडीशंस अफेक्टिंग कॉन्क्रीट क्वालिटी। कंडीशंस कौन सी जो अफेक्ट करती कॉन्क्रीट क्वालिटी को, वो होता है हाई एम्बिएंट टेम्परेचर, हाई कॉन्क्रीट टेम्परेचर, लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी और हाई विंड स्पीड्स। हाई एम्बिएंट टेम्परेचर जो कितना होता है ग्रेटर देन 35 डिग्री होता है, हाई कॉन्क्रीट टेम्परेचर, लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड हाई विंड स्पीड। सो कंडीशन अफेक्टिंग द कॉन्क्रीट क्वालिटी कौन कौन सी, हाई एम्बिएंट टेम्परेचर, हाई कॉन्क्रीट टेम्परेचर, लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड हाई विंड स्पीड। सो इफेक्ट क्या होता है कि एक्सेलरेट मॉइस्चर लॉस एंड सीमेंट हाइड्रेशन। हॉट वेदर कॉन्क्रीट। नेक्स्ट बात करते हैं कोल्ड वेदर कॉन्क्रीट इनकी। व्हेन एवरेज डेली टेम्परेचर इज बिटवीन लेस देन 3 डिग्री और ग्रेटर देन 3 डेज। सो इफेक्ट ऑन कॉन्क्रीट की बात करते हैं। कॉन्क्रीट में फ्रिज बिफोर गेनिंग स्ट्रेंथ, ब्रेक विद द मैट्रिक्स, सेटिंग बिकम स्लो। सो वेरी स्लो के लिए लेस देन 10 डिग्री हो जाएगा। बिलो 4 डिग्री हाइड्रेशन स्टॉप हो जाता है, तो नॉन स्ट्रेंथ कोई स्ट्रेंथ गेन नहीं करता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होती है, कैन नॉट रेजिस्ट फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग इफ स्ट्रेंथ इज नॉट गेन्ड। सो मेजर क्या होता है, हीट मिक्सिंग वाटर, अवॉइड फ्रोजन एग्रीगेट एंड हीट फ्रॉम बिफोर एंड आफ्टर द कास्टिंग, अवॉइड फ्रोजन एग्रीगेट एंड हीट मिक्सिंग ऑफ वाटर, डू नॉट स्ट्रिप अंडर एडिक्वेट स्ट्रेंथ, मॉनिटर टेम्परेचर ड्यूरिंग द क्योरिंग्स। अब बात करते हैं प्री पैक्ड कॉन्क्रीटिंग के बारे में। प्री पैक्ड कॉन्क्रीटिंग यूज्ड प्री पैक्ड कॉन्क्रीट या प्री मिक्स्ड कॉन्क्रीट, रेडी टू यूज़ बैग्स और कंटेनर्स। तो एडवांटेज क्या हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई करता है कंस्ट्रक्शन को, मोर कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट होता है। इसका यूजेज क्या होता है, स्मॉल टू मीडियम साइज ऑफ प्रोजेक्ट। अब बात करते हैं शॉर्टक्रीट के बारे में। नॉट ए टाइप ऑफ कॉन्क्रीट, मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन, कॉन्क्रीट प्रोजेक्ट इज ए हाई वेलोसिटी विच इज़ बेस्ड ऑन द वर्टिकल सरफेस और ओवरहेड सरफेस के लिए। अब बात करते हैं एडवांटेज, लेस फॉर्म वर्क रिक्वायर्ड होती है और मोर इकोनॉमिकल होती है। तो टाइप बात करते हैं, ये वेट मिक्स होती है, ये ड्राई मिक्स होती है। सो फाइनल अंडरस्टैंडिंग की बात क्या करता है, ये हॉट वेदर कॉन्क्रीटिंग इज यूज्ड इन अ हाई टेम्परेचर, नॉट सूटेबल फॉर फ्रीजिंग कंडीशन। देयरफॉर करेक्ट क्या हो जाएगा, हॉट वेदर कॉन्क्रीटिंग इसके अंदर आ जाएगा। अब बात करते हैं लाइट वेट एरिएटेड कॉन्क्रीट ब्लॉक्स जो यूज़ होते हैं। अब बात करते हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में। लाइट वेट एरिएटेड कॉन्क्रीट ब्लॉक मोस्टली यूज्ड फॉर द ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। लाइट वेट एरिएटेड कॉन्क्रीट ब्लॉक्स आर यूज्ड फॉर द पार्टीशन वॉल्स के लिए। लाइट वेट के लिए पार्टीशन फाउंडेशन में नहीं हो सकता, शेयर वॉल्स में नहीं हो सकता, लोड बेयरिंग वॉल्स में नहीं हो सकता। बात करते हैं लाइट वेट एरिएटेड कॉन्क्रीट ब्लॉक्स के लिए। प्राइमरली यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टीशंस वाल। तो पार्टीशंस वाल क्या होते हैं, ये नॉन लोड बेयरिंग वाल्स होती हैं, यूज टू डिवाइड स्पेस इनसाइड द बिल्डिंग होती है, डू नॉट कैरी स्ट्रक्चरल लोड। तो इसके एडवांटेज क्या होते हैं, अगर हम इसके एडवांटेज की बात करते हैं तो लाइट वेट होती है, जो ईजी टू हैंडल होता है, ईजी इंस्टॉलेशन होती है, सूटेबल फॉर होता है इंटीरियर सरफेस। तो फंक्शंस की बात करते हैं, क्रिएट सेपरेट रूम्स विदाउट कैरिंग लोड्स। तो शेयर वॉल्स के बारे में बात करते हैं, जिसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, शेयर वॉल्स का पर्पज होता है प्रोवाइड लैटरल स्टेबिलिटी।
ठीक है, जो रजिस्ट करती हैं किस चीज़ को, विंड लोड को और सीस्मिक लोड को। कौन करती हैं? शेयर वॉल्स। मटेरियल क्या क्या यूज होता है इसके अंदर? मटेरियल होता है रेनफोर्स्ड कंक्रीट, स्ट्रक्चरल स्टील और इंजीनियरिंग बोर्ड। अब बात करते हैं फाउंडेशंस एंड फंक्शन। बेस ऑफ स्ट्रक्चर की बात करते हैं फाउंडेशन का। इसका रोल जो होता है डिस्ट्रीब्यूट लोड टू द सोइल और बेडरॉक्स में होता है, प्रिवेंट करता है सेटलमेंट को, इंश्योर करता है स्टेबिलिटी को। मटेरियल की बात करते हैं तो हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मटेरियल जो कि कंक्रीट आरसीसी के लिए होता है, ये डिपेंड्स करता है किसी बिल्डिंग डिज़ाइन पर, सोइल कंडीशंस पे। अब बात करते हैं लोड बियरिंग वॉल्स के बारे में। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, इसकी फंक्शन क्या करता है? कैरी करता है क्रिटिकल लोड फ्लोर और रूफ का। ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी। मटेरियल क्या होता है इसका? कंक्रीट, मैसनरी और स्टील्स इसके अंदर यूज होता है। ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे? बिल्डिंग हाइट्स, कोड, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पे। तो फाइनल अंडरस्टैंडिंग की क्या चीज़ें होती हैं? ये एरिएटेड ब्लॉक्स आर लाइट वेट, नॉट सुटेबल फॉर द लोड बेयरिंग, सो बेस्ट फॉर नॉन स्ट्रक्चरल वॉल्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पार्टीशन वॉल्स इसके अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंक्रीज ऑफ स्ट्रेंथ विद द एज। तो क्वेश्चन क्या पूछता है? हाउ मच परसेंटेज ऑफ स्ट्रेंथ इंक्रीज इन 6 मंथ ऑफ पीरियड्स। 6 मंथ पीरियड्स में कितनी? 15%। हाउ मच परसेंटेज स्ट्रेंथ इंक्रीज इन 6 मंथ ऑफ पीरियड्स। तो कंसेप्ट समझते हैं। इंक्रीजिंग ऑफ स्ट्रेंथ विद एज, कंक्रीट गेन स्ट्रेंथ बियॉन्ड 28 डेज। स्ट्रेंथ इंक्रीज डिपेंड्स ऑन ग्रेड ऑफ सीमेंट, टाइप्स ऑफ सीमेंट, क्यूरिंग कंडीशंस एंड एनवायरनमेंट कंडीशंस। तो ग्रेड ऑफ सीमेंट, टाइप्स ऑफ सीमेंट, क्यूरिंग कंडीशंस एंड एनवायरनमेंट कंडीशन इसके अंदर यूज होता है। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन 28 डेज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में। जो 1 मंथ के लिए कितना होता है? 1 होता है। 3 मंथ के लिए कितना? 1.10 होता है। 6 मंथ के लिए कितना होता है? 1.15 और 12 मंथ के लिए 1.0। क्या होता है? ये एज फैक्टर्स होते हैं। एज फैक्टर जैसे 1 मंथ के लिए कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 3 मंथ के लिए कितना हो जाएगा? 1.3 मंथ में 10%। 6 मंथ में कितना? 15%। 12 मंथ में कितना हो जाएगा? 20% इंक्रीज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं 8-6 मंथ। स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं? 1.15 इंटू 28 डेज स्ट्रेंथ। तो इंक्रीज कितना परसेंट हो जाएगा? 15%। सो फाइनल अंडरस्टैंडिंग कितनी हो जाएगी? कंक्रीट कंटिन्यूसली गेनिंग स्ट्रेंथ विद द टाइम। तो 6 मंथ के लिए 15% इंक्रीज होगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा 15%। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एग्रीगेट्स ऑन कंक्रीट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो क्या करना? आइडेंटिफाई करना इनकरेक्ट मैचिंग, साइज, शेप, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट वर्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। तो जो साइज अफेक्ट किससे होती है? स्ट्रेंथ से। शेप ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट करती है? नहीं। शेप वर्केबिलिटी को अफेक्ट करती है, और ग्रेडिंग जो है कि अफेक्ट करती है स्ट्रेंथ। तो कौन सी चीज़ इसमें? जो शेप ऑफ एग्रीगेट होती है वो डज नॉट अफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी, दैट इज इनकरेक्ट। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एग्रीगेट ऑन कंक्रीट। सबसे पहला आता है साइज ऑफ एग्रीगेट। कंप्रेसिव साइज ऑफ एग्रीगेट जो होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट इज इंपॉर्टेंट। एग्रीगेट्स आर स्ट्रॉन्गर देन द अदर कंपोनेंट्स, सो नॉट ए मेजर फैक्टर इन नॉर्मल स्ट्रेंथ कंक्रीट, सो मोर इफेक्ट इन लाइट वेट एग्रीगेट कंक्रीट। नेक्स्ट आता है शेप ऑफ एग्रीगेट। शेप ऑफ एग्रीगेट के बारे में बात करते हैं। ये अफेक्ट फ्रेश कंक्रीट मोर देन द हार्ड एंड। ये स्मूथ और राउंडेड एग्रीगेट होते हैं जो इंक्रीज करते हैं वर्केबिलिटी को, और जो मिलते हैं फाउंड इन रबर बेड सी सोर्स में। दूसरा आता है शेप ऑफ एग्रीगेट के अंदर एंगुलर और या इलोंगेटेड एग्रीगेट। इनके पास में हाई सरफेस एरिया होता है, बेटर बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होती है और रिक्वायर मोर सीमेंट पेस्ट होता है। सो शेप मेनली अफेक्ट द वर्केबिलिटी। अब बात करते हैं ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट, विच इज रेफर्स टू द साइज डिस्ट्रीब्यूशन, डिटरमाइन पास्ट रिक्वायरमेंट, पेस्ट कंट्रोल कॉस्ट। सीमेंट एक्सपेंसिव होता है जिसका एम होता है मिनिमाइज द पेस्ट रिक्वायरमेंट। ये इंश्योर करता है किस किस चीज़ को? वर्केबिलिटी को, स्ट्रेंथ को और ड्यूरेबिलिटी को। तो साइज जो है वो रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ है इनडायरेक्टली। शेप जो है वो वर्केबिलिटी से रिलेटेड नहीं है। ग्रेडिंग जो है वो अफेक्ट करती है स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? शेप विच अफेक्ट ड्यूरेबिलिटी। नेक्स्ट आता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग वर्सेस डिस्ट्रक्टिव, विच मेथड इज डज नॉट कम अंडर द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। अल्ट्रासोनिक टेस्ट आता है, कंप्रेशन टेस्टन नहीं आता, एडी करंट टेस्ट आता है, और विजुअल टेस्टिंग भी एनडीटी के अंदर आता है।
अब बात करते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टों के बारे में। तो एडी करंट टेस्टिंग के बारे में क्या होता है, कोयल विद एसी करंट प्लेस्ड नियर द स्पेसिमेन प्रोड्यूस सर्कुलेटिंग एडी करंट्स बेस्ड ऑन द म्यूचुअल इंडक्शंस और द फ्लो इफेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ द एडी करंट होता है। तो अब बात करता है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के बारे में, विच इज़ यूजेज हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स डिटेक्ट discontinuities in material, can penetrate large thickness up to 6 मीटर to 10 मीटर्स। नेक्स्ट बात करते हैं विजुअल टेस्टिंग के बारे में। इन्फेक्शन बाय द नेक्ड आई डिटेक्ट विजिबल सरफेस फ्लो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड्स होते हैं क्योंकि एट फिजिबल क्वालिटी कंट्रोल होता है। अब बात करते हैं अदर टेस्टिंग के बारे में जो कि डिस्ट्रक्टिव है। कंपैरिजन टेस्टिंग नॉट ए डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मेथड्स होता है। अब बात करते हैं टॉरिजन टेस्टिंग के बारे में। ट्विस्टिंग ऑफ सैंपल विच इज़ डिटरमाइंड टॉरिजन शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम टॉर्क एंड शेयर मॉडुलस। अब बात करते हैं क्या किस चीज़ के बारे में बात चल रही थी यहाँ पर, टॉरिजन टेस्टिंग के बारे में। ट्विस्टिंग ऑफ सैंपल विच इज़ डिटरमाइन द टॉरिजनल शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम टॉर्क और शेयर मॉडुलस एंड ब्रेकिंग एंगल्स यूज्ड फॉर द मटेरियल बिहेवियर एनालिसिस। जो फाइनल अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं इसकी। जो एनडीटी होती है वो नो डैमेज करता है कौन से अल्ट्रासोनिक, एडी करंट एंड विजुअल्स। डिस्ट्रक्टिव में कौन कौन से आते हैं, कॉज ऑफ फेलियर जैसे कंप्रेशन और टॉरिजन्स। ठीक है, तो उसने किस चीज़ के बारे में पूछा है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बारे में। अब बात करते हैं क्रैक कंट्रोल इन मास कॉन्क्रीटिंग डैम। सो विच इज़ नॉट ए मैथड फॉर कंट्रोल ऑफ क्रैक इन मास कॉन्क्रीटिंग डैम। तो कौन सा है, रेस्ट्रिक्ट हाइट ऑफ लिफ्ट ऑफ 1.5 मीटर। प्री हीटिंग ऑफ कॉन्क्रीट ये एक मेथड्स नहीं है। एंड रेस्टिंग ऑफ हाइट ऑफ लिफ्ट 1.5 मीटर ये है। पोस्ट कूलिंग कॉन्क्रीट है। प्रोवाइड कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स ये क्रैक कंट्रोल्स के लिए। कि प्री हीटिंग ऑफ कॉन्क्रीट ये कोई मेथड्स नहीं है। अब बात करते हैं क्रैक इन मास कॉन्क्रीटिंग डैम undesirable because of affect water tightness, reduce durability, affect appearance and create internal stress। सो मेन कॉज क्या होता है, स्ट्रेस ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशंस। तो क्रैक लोकेशंस कहाँ होती है, इंटरनल इनसाइड डैम बॉडी, एक्सटर्नल ऑन द सरफेस। अब कौन कौन से मेथड्स है टू कंट्रोल और मिनिमाइज द क्रैक्स के लिए। तो पहला आता है यूज लो हीट सीमेंट। दूसरा आता है प्री कूलिंग ऑफ सीमेंट। तीसरा आता है पोस्ट कूलिंग ऑफ कॉन्क्रीट। चौथा आता है रिड्यूस परसेंटेज ऑफ सीमेंट। पांचवा आता है प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्शन जॉइंट। छठा आता है इंटरनल इंटरवेल बिटवीन द लिफ्ट्स। सातवां आता है लिमिटिंग ऑफ हाइट लिफ्ट 1.5 मीटर। सो किन की कंसेप्ट की बात करेगी, कूलिंग मेथड्स आर यूज्ड प्री और पोस्ट कंडीशंस में। तो ये है टेम्परेचर कंट्रोल है मेनली स्टेडी, तो हीटिंग इज़ नॉट यूज्ड। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट के बारे में। विच कॉम्पैक्शन फैक्टर ऑफ कॉन्क्रीट यूज्ड इन ए गिवन डेटा। W1 बराबर एम्पिटी सिलेंडर 10 kg, W2 बराबर एम्पिटी प्लस फ्री फॉल ऑफ कॉन्क्रीट बाई 15 kg, W3 बराबर एम्पिटी प्लस हैंड कॉम्पैक्शन कॉन्क्रीट। तो इसका कॉम्पैक्शन फैक्टर निकालना है। तब बात करते हैं कंसेप्ट की, कॉम्पैक्शन फैक्टर का कंसेप्ट क्या है। ये मोर एक्यूरेट होता है देन स्लम्प टेस्ट से। ये यूज्ड होता है मीडियम एंड लो वर्किबिलिटी कंक्रीट के लिए। ये सूटेबल नहीं होता है वेरी लो वर्किबिलिटी लाइक 0.7 और बिलो के लिए है। ये कंडीशन जो हो रही है मैक्सिमम एग्रीगेट साइज जो होती है लेस देन 40 mm होती है। अब डेफिनेशन की बात करते हैं। कॉम्पैक्शन फैक्टर इज इक्वल्स टू होता है मास ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट डिवाइड बाय मास ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। तो कॉम्पैक्शन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट डिवाइड बाय मास ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड। तो पार्शियली कॉम्पैक्टेड और फुल्ली कॉम्पैक्टेड का रेशियो होता है क्या, कॉम्पैक्शन फैक्टर। कैलकुलेशन अगर समझे तो मास ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट कौन सा है, W2 माइनस W1 फ्री ऑल कंक्रीट। तो ये क्या हो गया 15 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5। मास ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का बात करते हैं तो W3 माइनस W1 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 17 माइनस 10 बराबर 7।
कॉम्पैक्शन फैक्टर 5/7 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.714 या 71। अब बात करते हैं टिपिकल वैल्यूज़ के लिए। तो लो वर्केबिलिटी होती है उसकी कितनी होती है 0.85 लो वर्केबिलिटी के लिए, मीडियम वर्केबिलिटी के लिए 92 और हाई वर्केबिलिटी के लिए कॉम्पैक्शन फैक्टर 95। तो कितना हो जाएगा 85, 92, 85, 92 और 95। ठीक है, लो वर्केबिलिटी, मीडियम वर्केबिलिटी, हाई वर्केबिलिटी। अगर लो कॉम्पैक्शन फैक्टर है तो लोअर वर्केबिलिटी होगी, अगर हायर कॉम्पैक्शन फैक्टर है तो हायर वर्केबिलिटी होगी। तो ये आता है 0.71। तो ये क्या हो जाएगा लो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। अब बात करते हैं क्रैक विड्थ इन कंक्रीट। क्रैक विड्थ इन कंक्रीट के बारे में, एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ सरफेस क्रैक्स विड्थ कंक्रीट के बारे में क्या होता है, कितने से कितने तक होता है, 0.1 से लेकर 0.3 के बीच में होता है। क्या ये एक्सेप्टेबल लिमिट सरफेस क्रैक विड्थ इन कंक्रीट, ये आंसर कितना हो जाता है 0.1 से लेकर 0.3 के बीच में। अब बात करते हैं क्रैक विड्थ लिमिट के बारे में। तो माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन के लिए क्या होता है, मैक्सिमम क्रैक जो होता है 0.3 होता है, मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन के लिए 0.2 होता है, और सीवर और एग्रेसिव कंडीशंस के लिए मैक्सिमम क्रैक विड्थ कितना हो जाता है 0.1 हो जाता है। अब बात करते हैं की कंसेप्ट के बारे में। क्रैक विड्थ डिपेंड ऑन द एक्सपोजर कंडीशंस, मोर एग्रेसिव वाइल्ड एनवायरनमेंट, स्मॉलर अलाउएबल क्रैक विड्थ, इंश्योर ड्यूरेबिलिटी प्लस सर्विसिबिलिटी। सो अब बात करते हैं प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट के बारे में। गाइड डिज़ाइनर इन ए स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, अवॉइड ग्रॉस डिजाइन एरर एंड प्रिवेंट एक्सेसिव फ्लेक्सुरल क्रैक विड्थ। नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट के बारे में। ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट के बारे में बात करते हैं तो वन मैन कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लुएंसिंग द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज परमेबिलिटी ऑफ द इनग्रेस ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस। वन मैन कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लुएंस वो क्या होती है, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट होती है, जो क्या करती है परमेबिलिटी को इनग्रेस करके ड्यूरेबिलिटी के बीच में लाती है।